पिछली कड़ी में हम नैन्सी के केस का जिक्र कर रहे थे, जिसके जाने के बाद से उसका पति चार्ल्स दुख के सागर में डूब गया था और इससे बाहर आने के लिए वो ना तो अपने दोस्तों की मदद ले रहा था और ना ही किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले रहा था। उसे समझाने के लिए अगर कोई आध्यात्मिक बात करता तो उसे भी वो ये सब फालतू बातें हैं, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इस तरह की दलीलें देकर खारिज कर देता। इसका परिणाम ये हो रहा था कि वो गम से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। नैन्सी ने अपनी मृत्यु के कई महीनों बाद तक उसे संपर्क करने की कोशिश की, पर दुख के कारण उसका मन उन्हें ग्रहण ही नहीं कर पा रहा था। अब नैन्सी ने उसे बगीचे, विशेषकर गुलाब के पौधों के जरिए अपनी उपस्थिति का एहसास कराने की सोची, क्योंकि चार्ल्स अच्छी तरह से जानता था कि नैन्सी को बगीचों से प्यार था और बागवानी के काम में उसे बहुत खुशी मिलती थी, जबकि इसके उलट चार्ल्स के लिए ये सब मुसीबत भरा काम होता था। बागवानी के काम में वो नैन्सी की जरा से भी मदद नहीं करता था। एक इंजीनियर होने के कारण उसका सारा समय यांत्रिक कार्यों में ही बीत जाता था। घर के सामने के दरवाजे के पास नैन्सी का सफ़ेद गुलाब का पौधा लगा था। अब यहाँ पर बता दूं कि नैन्सी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद थे और जब कभी वो इन फूलों को तोड़ती थी तो शरारतवश चार्ल्स के नाक के आसपास लहराती और उससे कहती कि इन फूलों की मीठी सुगंध अगर उस पर असर नहीं कर रही तो इसका मतलब उसकी आत्मा में रोमांस ही नहीं है। एक तरह से वो चार्ल्स को छेड़ती थी। अब इस बात पर दोनों जी खोल कर हंसते थे, क्योंकि नैन्सी अच्छी तरह से जानती थी कि चार्ल्स एक सच्चा प्रेमी था, लेकिन वो कभी इसका ऊपरी तौर पर दिखावा नहीं करता था। चार्ल्स उसकी बात को पलटने के लिए रूखे स्वर में कहता, मैं तो लाल गुलाब पसंद करता हूँ, ये तो सफ़ेद है। अब नैन्सी की मौत के बाद से देखभाल ना करने के कारण गुलाब का वो पौधा सूख गया था, और सिर्फ गुलाब ही क्यों, पूरा बगीचा ही तहस नहस हो गया था। चार्ल्स भी अपने दुख के कारण कोई खास ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक दिन चार्ल्स हक्का बक्का सा अपने बगीचे में टहल रहा था। संडे का दिन था वो। अचानक वो घूमते घूमते पड़ोसी के दरवाजे के पास लगे गुलाब के पौधे के पास पहुंच गया। उन फूलों की महक उसके नाक तक पहुंची। बस नैन्सी को मौका मिल गया और वो तुरंत उसके मन में प्रवेश कर गई। उस सुगंध से उसे सबसे पहले नैन्सी का ख्याल आया और फिर वह मुरझाए उस गुलाब के पौधे की ओर देखने लगा, जो नैन्सी को बहुत प्यारे थे। नैन्सी जानती थी कि चार्ल्स को औजारों की भाषा ज़्यादा समझ आती है, इंजीनियर जो ठहरा, इसलिए उसने उसके मन में सबसे पहले कुदाल और फिर खोदने की छवि उकेरी। फिर उसका ध्यान शहर के गार्डन सेंटर की ओर ले गई, जहाँ से वो पौधा खरीद सकता था। अब नैन्सी अपने मकसद में लगभग 50% तक कामयाब हो चुकी थी। उसने पहले उसे कार तक और फिर नर्सरी तक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब चार्ल्स जेब से कार की चाबी निकालता है और नर्सरी की ओर रवाना हो जाता है। नर्सरी में पहुंचकर वो यहाँ वहाँ घूमने लगा था। वो खोज तो सफ़ेद गुलाब रहा था, पर वहाँ पर लाल गुलाब की प्रजातियाँ थी जो उसकी मनपसंद थी। इन सब के बावजूद उसने वहाँ के कर्मचारी से पूछा कि यहाँ सफ़ेद गुलाब क्यों नहीं है। जवाब में उस कर्मचारी ने बताया कि अभी केवल लाल गुलाब ही बचे हैं। अब उसने गुलाबों का एक बड़ा सा गमला खरीदा और कर्मचारी से उसे घर भिजवाने को कहा। वो खुद भी ले जा सकता था, पर अपनी कार गंदी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गमले को घर भिजवाने को कहा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, विचारों पर सवार होना। मैं एग्जैक्ट वो लाइन पढ़ती हूँ, उसने मेरे विचारों पर सवार होके। अब यहाँ पर मेरे शब्द नैन्सी के लिए, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम तो नैन्सी के द्वारा ही बताया गया है ना, इसलिए ये उसी के शब्द थे। उसने मेरे विचारों पर सवार होके गुलाबों का एक बड़ा गमला खरीद लिया। अब डॉक्टर न्यूटन ने नैन्सी से पूछा कि विचारों पर सवार होना, इसका क्या मतलब है। इस पर नैन्सी का जवाब था, अक्सर व्यक्ति तनावग्रस्त होकर अधीर बन जाते हैं और वे पहले किए गए फैसले को अपना लेते हैं। चार्ल्स के लिए आदर्श गुलाब लाल ही है, और चूंकि उस समय नर्सरी में सफ़ेद गुलाब नहीं थे, इस कारण उसने और पूछताछ नहीं की। अब डॉक्टर न्यूटन ने कहा, तो इसका मतलब कि चार्ल्स एक प्रकार से अपने चेतन विचारों और तुम्हारे द्वारा उसके अवचेतन मन में बैठाई गई बात के बीच संघर्ष में अवरोध बन रहा था। जी हाँ, और साथ ही मेरी मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से काफ़ी थक भी चुका है। अब
शायद आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ है कि एक विचार पर दूसरा विचार हावी हो जाए। नैन्सी चार्ल्स के अवचेतन मन में जो विचार बोती है उस पर उसका चेतन मन हावी हो जाता है, जैसे घोड़े पर सवार होना, यानी घोड़े पर एक घुड़सवार का हावी हो जाना, उसे अपने अकॉर्डिंग चलाना। एक तरह से कहे तो एक विचार पर दूसरा विचार हावी होना ही तो है। नैन्सी ने उसके मन में सफ़ेद गुलाब के बीज बोए थे जो वहाँ पर था नहीं, और दूसरा चार्ल्स को चेतन रूप से लाल गुलाब पसंद थे। इसे ही तो कहा गया है कि अवचेतन पर चेतन मन हावी हो गया। अब लाल गुलाब से नैन्सी का मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने एक नए घटनाक्रम को जन्म दिया। उसने अपनी ऊर्जा को सेबीना की ओर मोड़ दिया। अब ये सेबीना कौन है? सेबीना उस नर्सरी को चलाती थी जहाँ से नैन्सी पौधे खरीदा करती थी। वो अक्सर वहाँ जाया करती थी, इसलिए दोनों के मध्य बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। और सबीना अच्छी तरह से जानती थी कि नैन्सी को सफ़ेद गुलाबों से बहुत प्यार था। वो नैन्सी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी। चार्ल्स भी उसी नर्सरी में गया था, लेकिन वहाँ सफ़ेद गुलाब थे नहीं, इसलिए वो लाल गुलाब खरीद कर घर वापस आ गया था। अगली सुबह पौधा उसके घर पहुँचना था। अब होता क्या है? अगली सुबह सेबीना खुद सफ़ेद गुलाबों का गमला लेकर चार्ल्स के घर पहुँचती है और बताती है कि वो किसी दूसरी नर्सरी से एक गुलाब खरीद कर लाई है। जाहिर सी बात है, उसकी नर्सरी में तो उस समय सफ़ेद गुलाब थे नहीं। चार्ल्स से उसने कहा, आपको यही चाहिए थे ना? अब चार्ल्स बेचारा भौचक्का सा खड़ा रह गया। खैर, उसे पौधा देकर सेबीना चली जाती है। अब चार्ल्स उस पौधे को पुराने पौधे के स्थान पर ले गया जहाँ पर उसने पौधा लगाने के लिए पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। गुलाब के पौधे उसके चेहरे को सहला रहे थे। वो उन गुलाबों की खुशबू को सूंघने लगा। नैन्सी जब इन दृश्यों का वर्णन कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और थोड़ी देर के लिए बताते बताते वो रुक गई थी। अब डॉक्टर न्यूटन भी कमाल के व्यक्ति थे। दूसरों के मनों की बात को बड़ी आसानी से भाप जाते थे। नैन्सी का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने उसकी तारीफ की। कहा कि तुम छोटी से छोटी बातों को भी बड़ी गहराई से बता रही हो, ऐसे ही आगे बताओ। अब नैन्सी के जो शब्द थे कुछ इस प्रकार थे, आखिर चार्ल्स ने मेरी मौजूदगी को महसूस कर ही लिया। अब मैं अपनी ऊर्जा को उसके धड़ के चारों ओर फैला रही हूँ ताकि वह उन्हें एक क्रम से लगा सके। अब यहाँ पर उन गुलाब के पौधों को लगाने की बात हो रही है जो चार्ल्स के द्वारा रोपित किए जा रहे थे, क्योंकि चार्ल्स को बागवानी का न तो अनुभव था ना ही जानकारी। एक्चुअली नैन्सी चाहती थी कि वह सफ़ेद गुलाबों को सूंघे, साथ ही उसकी गंध को भी महसूस करे, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा की गंध को सफ़ेद गुलाब की खुशबू में मिक्स कर दिया था। खैर, नैन्सी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। चार्ल्स अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। अब अक्सर देखा गया है कि पतियों की आत्माएं जहां कारों और खेलों के उपकरणों का उपयोग करती हैं, वहीं पर पत्नियों की आत्माएं अपने जीवन साथी से मिलने के लिए बगीचे के वातावरण का उपयोग करती हैं। एक दूसरे माध्यम ने बताया कि उसकी पत्नी ने उससे संपर्क बनाने के लिए चीड़ के वृक्ष की छवि उकेरी थी। उस व्यक्ति की जो बातें थी कुछ इस प्रकार थी। ये उसके शब्द थे जो उसने डॉक्टर न्यूटन को लिखे थे। चाहे मेरे साथ जो भी घटित हुआ, वो मेरी पत्नी ने किया हो या ना किया हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मुख्य बात यह है कि मैं अपनी उस भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ जो इस अनुभूति से उत्पन्न हुई थी कि वो मेरे साथ हैं, मेरे आंतरिक स्रोतों को जागृत करने के लिए जो कि पहले उपलब्ध नहीं थे। मैं अब रोशनी के बगैर अंधेरी घाटी में नहीं हूँ। अब ज़्यादातर आत्माएं हमारे साथ विचारों के माध्यम से संवाद स्थापित करना ज़्यादा पसंद करती हैं। यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन ने अपने एक भूतपूर्व माध्यम के पत्र का जिक्र किया है जिसमें उसने अपनी पत्नी ग्वेन के बारे में बताया है। उसने जो लिखा था कुछ इस प्रकार था, मुझे यह पता चला कि आत्माओं के रूप में हमारे पास एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक सी क्षमताएं नहीं होती। वैसे संदेश भेजना व ग्रहण करना भी एक कला होती है जिसे अभ्यास के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। और जब ध्यान के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिला तो अंततः मैं ग्वेन के विचारों की छाप को पहचान गया था। वह एक साहित्यकार थी जो मुझ में भावनाएं उत्पन्न करने के लिए छवियों के स्थान पर शाब्दिक विचारों का उपयोग कर रही थी। मुझे उसके शब्दों की कौन को अपने खुद के बोलने के तरीके में एकीकृत करना सीखना पड़ा था। जो वह जानती थी
कि जिससे कि मैं उसकी कही गई बातों का अर्थ निकाल सकूं। अब मैं अपने मन के हाथों से ग्वेन को स्पर्श कैसे कर सकता हूँ, यह और भी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। अब यहाँ पर ग्वेन छवियों को नहीं बल्कि माध्यम के दिमाग में शब्दों को कौंधाती है। अभी तक हमने देखा कि किसी ने चीड़ के वृक्ष की छवि को इस्तेमाल किया, किसी ने वातावरण और गंध का उपयोग किया, किसी ने सपनों के जरिए संदेश छोड़ा, पर यहाँ पर शाब्दिक विचारों का उपयोग किया जा रहा था। मतलब आत्माएं कितने तरीकों से हमें सांत्वना देती हैं। एक अजनबी के रूप में भी आत्माएं संदेशवाहक का कार्य कर सकती हैं, जैसा कि डेरेक के साथ हुआ था। डेरेक कनाडा का रहने वाला था और अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए, अपने दुख का हल जानने के लिए वो डॉक्टर न्यूटन के पास आया था। उस समय उसकी उम्र 60 वर्ष थी। जब वो एक नवयुवक था तभी उसने जूलिया को खो दिया था। जूलिया उसकी 4 साल की बेटी का नाम था, जो बहुत सुंदर थी। जूलिया की मृत्यु अचानक हो गई थी और ये मृत्यु दोनों पति पत्नी के लिए इतनी कष्टकारी थी कि दोनों ने ये निर्णय कर लिया था कि अब कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। इसके पीछे के कारण को जानने के लिए जब डेरेक का रिग्रेशन किया गया तो उसने खुद को पिछले जीवन की मृत्यु के बाद काउंसलिंग के सम्मुख पाया। काउंसिल को एक तरह से वरिष्ठों की परिषद या सभा भी बोल सकते हैं, जहाँ पर उसके लाइफ लेसन की चर्चा की जा रही थी। वहाँ से पता चला कि उसे वर्तमान जीवन में जो सबसे बड़ा सबक सीखना था वह था त्रासदी को सहना। इस लाइफ लेसन में डेरेक अपनी पिछली 2 जिंदगियों से सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। अपनी पिछली ज़िंदगी में वो अपने परिवार से अलग हो गया था, वो परिवार जो पूरी तरह से उस पर आश्रित था। डेरेक के अलग हो जाने से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से कष्टमय बन गई थी। अब देखिए ज़िंदगी किस तरह से सिखाती है। उसके सिखाने का तरीका भी ना कमाल है। या तो हम खुद सीख लें अपने लाइफ लेसन को, या फिर ज़िंदगी का ज़ोरदार थप्पड़ तो पक्का सिखा देगा। जहाँ पिछले जीवन में उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, वहीं इस जीवन में उसका परिवार, उसकी पूरी दुनिया, जो कि जूलिया थी, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज वो ही उससे दूर थी और इसका कोई विकल्प नहीं था। यानी वो इस क्षति को ठीक भी नहीं कर सकता था। उसके बस में कुछ भी नहीं था। एक निसहाय और लाचार सा खुद को महसूस कर रहा था वो। अब जूलिया की मौत के 20 वर्ष बाद उसकी पत्नी भी कैंसर के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। एक दिन डेरेक बहुत दुखी और हताश महसूस कर रहा था। वो टहलता हुआ पास के एक पार्क में पहुंच गया। वहीं पर एक चक्र डोले झूले के पास स्थित बेंच पर वो बैठ गया। बच्चे झूले पर चक्कर लगा रहे थे। रंग बिरंगे लकड़ी के जानवरों पर बैठकर वो चक्कर लगाते हुए बहुत खुश थे। वहीं थोड़ी दूर पर उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जो बिल्कुल जूलिया जैसी लग रही थी। उस बच्ची को देखते ही डेरेक की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक उसी समय एक 20 वर्षीय युवती उसके पास आई। उससे पूछा कि क्या वह उसके पास बैठ सकती है। वो एक गर्म दिन था और उसने सफ़ेद मलमल की पोशाक पहन रखी थी। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। उस समय डेरेक कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सर हिला दिया। अब वो युवती कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अपने बारे में बताने लगी। उसने बताया कि उसका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था और वो कनाडा केवल वैनकूवर के लिए आई थी। वो उसके प्रति विशेष रूप से आकर्षित थी। उसने अपना नाम हीथर बताया। डेरेक ने जब उसकी तरफ ध्यान से देखा तो उसे उसके चारों तरफ प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। वो चमक उस युवती को देवदूत सी आभा दे रहा था। डेरेक को ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम सा गया है। वो युवती अपने परिवार और कनाडा के अपने जीवन के भावी योजनाओं के बारे में बता रही थी। डेरेक को उससे बातें करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पिता के रूप में उससे बात कर रहा हो। उनकी बातें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, डेरेक को लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता हो। अंत में हीथर उठकर खड़ी होती है और बड़ी कोमलता से अपना हाथ डेरेक के कंधे पर रखती है। फिर मुस्कुराकर उससे बोली, मुझे पता है तुम मेरे बारे में चिंतित हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं सुखी हूँ और ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। मैं जानती हूँ कि फिर किसी दिन हम पुनः मिलेंगे। हीथर जैसे उससे दूर जाने लगी और आखिरी बार उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया तो डेरेक को उसमें अपनी बेटी की छवि दिखाई दी और उसे बड़ी शांति महसूस हुई थी। रिग्रेशन के दौरान डेरेक ने जान लिया था कि जूलिया की पुनर्जन्मित आत्मा हीथर के रूप में उससे मिलने आई थी
और वो ये विश्वास दिला गई थी कि उसने उसे वास्तव में खोया नहीं है। जब कभी भी हम किसी प्रिय व्यक्ति की गैर मौजूदगी को भुगतते हैं तो वो किसी तरह रहस्यात्मक तरीके से हमारे पास उस वक्त आती है जब हमारा मन सतही अल्फा अवस्था से अलग हो जाता है। ऐसे क्षण दूसरी ओर के संदेश के रूप में होते हैं। अगला मामला रेनी नाम की 40 वर्षीय युवती का है। जब वो डॉक्टर न्यूटन से मिलने आई, उसके 3 महीने पहले ही उसके पति हैरी की मृत्यु हो चुकी थी। अब इनके केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।